आज सोचिए, पाकिस्तान जैसे देश, चीन जैसे देश, हमारे बाकी के पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग आज हमारे बारे में क्या बात करते होंगे कि भारत अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सुरक्षित रूप से एक 50 किलोमीटर की छोटी सी यात्रा नहीं करवा पाया। भारत के सेना के हेलीकॉप्टर्स में आखिर क्या कमी है? भारत के सेना के जो फाइटर जेट्स हैं उनमें क्या कमी है? और अगर भारत का सबसे बड़ा जनरल, भारत का सबसे बड़ा सेनापति भी अगर उनकी सेना के हेलीकॉप्टर में सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है? और जब यही हेलीकॉप्टर्स को अगर आप युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा? हमसे वादा तो यह किया गया था कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं होते, वादा तो यह किया गया था कि किसी भी मौसम में उड़ सकते हैं, वादा तो यह किया गया था कि किसी भी टेरेन में ये उड़ सकते हैं, वादा यह किया गया था कि ये कहीं भी लैंड कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात में उड़ सकते हैं। तो फिर आज इस जगह पर जहां यह हादसा हुआ है, ऐसे मुश्किल हालात तो नहीं थे, इतना खराब मौसम तो नहीं था, इतना बड़ा घना जंगल तो नहीं था, ऐसा टेरेन तो नहीं था कि वहां पर मी-17 जैसा हेलीकॉप्टर उड़ ना सके। तो फिर ऐसा क्या हुआ? क्या मेंटेनेंस में कोई कमी थी? पायलट की ट्रेनिंग में कोई कमी थी? पायलट की ट्रेनिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। देश के सबसे जो सर्वश्रेष्ठ पायलट्स में से एक इस हेलीकॉप्टर को आज उड़ा रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ? या फिर यह कोई षड्यंत्र है? क्योंकि जनरल रावत जिस तरह से खुलकर चीन के बारे में बात करते थे, जिस तरह से खुलकर पाकिस्तान के बारे में बात करते थे, जिस तरह खुलकर इन दोनों फ्रंट्स पर वो एक से एक रणनीति बना रहे थे, क्या ये कोई षड्यंत्र भी हो सकता है? बहुत सारे लोग बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे पास उसकी कोई पुष्टि आज नहीं है, लेकिन ये बातें भी हो रही हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात जो आपको बहुत पीड़ा देगी, बहुत दर्द देगी वो ये कि आप अपने इस जनरल को कैसी विदाई देना चाहते हैं। देश के ज्यादातर लोग आज उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको आज एक बयान उनका सुनाना चाहते हैं। कुछ वर्ष पहले मैंने एक उनका इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे ये पूछा था उस इंटरव्यू के दौरान कि आप क्या चाहते हैं कि देश आपको कैसे याद करे। ये उसी इंटरव्यू की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इंटरव्यू कुछ वर्ष पहले मैंने किया था, तब वो भारत के आर्मी चीफ थे। देखिए आप, ये 25 सितंबर 2018 का दिन था और मैं उनसे मिलने के लिए गया था। वो भारत के तब आर्मी चीफ थे। अच्छा। और उस दिन मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आप क्या चाहते हैं कि इस देश के लोग आपको कैसे याद करें। आपको उनका जवाब सुनना चाहिए। देखिए। How do you want to be remembered as a army chief once your tenure is over? One who thought he will never become, but he became, and would like to fade away as one more army officer who thought that he joined the army with a mission and he is leaving the army with the same mission, and that is, I am proud of the uniform that I wear, which is olive green, and I want to tell all my soldiers, मैं हर एक जवानों से बताना चाहूँगा कि olive green का सिर्फ एक ही रंग होता है और वो है olive green, उसमें कोई शेड्स नहीं होते हैं। जनरल रावत बता रहे हैं कि वो कैसे चाहते हैं कि लोग उन्हें याद करें। उन्होंने कहा कि मेरी जो यूनिफॉर्म है, मेरी जो वर्दी है, उसका रंग है ऑलिव ग्रीन और मैं चाहता हूं कि उस ऑलिव ग्रीन का एक ही रंग होता है, एक ही शेड होता है और हर सोल्जर से यही कहना चाहता हूं, उसमें कोई और शेड नहीं होता। और उनकी बात को हम पूरा करना चाहते हैं। ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म का एक ही शेड होता है और वो शेड होता है देशभक्ति का, वो शेड होता है देश को हर समय सुरक्षित रखने का। तो आप आज इस डेकोरेटेड ऑफिसर को, ये मेरी मनपसंद तस्वीर है उनकी जो आज मैं आपको दिखा रहा हूं, हम अपने सबसे बड़े जनरल को इस रूप में याद करना चाहते हैं। उनके सीने पर उनकी बहादुरी के मेडल्स लगे हुए हैं, उनके विशिष्ट सेवा के मेडल्स लगे हुए हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान है जिसमें आपको बहादुरी भी दिखाई दे रही है। हम उन्हें ऐसे याद करना चाहेंगे, लेकिन हमारे इस देश ने इस डेकोरेटेड ऑफिसर को, जिसने देश के लिए इतना काम किया, आज हम लोग कैसे याद कर रहे हैं, यह भी आज देख लीजिए। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यह वीडियो हो सकता है आपके पास भी हो। इस वीडियो में जनरल रावत को बहुत घायल अवस्था में एक बेडशीट में लपेटकर ले जाया जा रहा है दुर्घटना स्थल से। वो बहुत बुरी तरह से घायल हैं, क्षत विक्षत हो चुके हैं, उनका शरीर जला हुआ है, बुरी तरह से जख्मी हैं, उनके कपड़े फट चुके हैं और
बहुत सारे लोगों को उनकी यही छवि, ये तस्वीर आज अच्छी लग रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में ऐसे लोग होंगे? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने मोदी के विरोध के नाम पर अब भारतीय सेना और उसके जवानों का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। आज इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। लोग, मुट्ठी भर लोग ही हैं, लेकिन वो तालियां बजा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये कर्मा है। आप सोचिए कि भारत देश में ये हो क्या रहा है। अब ऐसे लोग मोदी का विरोध करने की मंशा से भारत का विरोध भी करने लगे हैं, भारत की सेना का विरोध भी करने लगे हैं। और आज का सबसे दुखदाई पहलू यही है। तस्वीरें तो आज हमारे पास भी बहुत सारी आई हैं, जिन्हें देखकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। आप भी सोचेंगे कि कैसी दुर्घटना थी। लेकिन हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का सबसे बड़ा सेनापति, हमारे देश का सबसे बड़ा जनरल, हमारा सीडीएस इस छवि में, इस रूप में कभी आपके सामने आए। हम ये कभी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, आपके मन में हमेशा उनकी यही तस्वीर रहे। इसलिए आपको हम आज ये बताना चाहते हैं कि हम इस तरह का कोई वीडियो अपने चैनल पर, टीवी पर या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर या डिजिटल फीड पर नहीं दिखाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोग ये सब कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि जिस देश की सेना के सर्वोच्च सेनापति वो थे, उस देश में विचारधाराओं के बहुत सारे शेड्स हैं। उन्होंने तो कहा कि मेरी यूनिफॉर्म का एक ही शेड है, लेकिन हमारे यहां विचारधाराओं के बहुत सारे शेड्स हैं, गद्दारी के बहुत सारे शेड्स हैं, जिनमें सबसे गहरा रंग अपमान और नफरत का है। क्योंकि हमारे ही देश में कुछ लोग आज इस जल्दबाजी में थे कि वो अपनी तरफ से जनरल बिपिन रावत की मृत्यु का ऐलान कर दें, जबकि उनकी मृत्यु की कोई खबर तब तक नहीं आई थी। तब तक हम सब प्रार्थना कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि वो बच जाएं। लेकिन उससे पहले कुछ लोग थे जल्दबाजी में जो उनकी मृत्यु का ऐलान कर देना चाहते थे, जिनके लिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी। अब आप सोचिए, जनरल रावत किस सेना के चीफ थे? क्या वो किसी दुश्मन की सेना के चीफ थे? किसी दूसरे देश की सेना के चीफ थे? क्या ये सेना भारत की सेना नहीं है? वो हमारे देश के सीडीएस थे, हमारी भारतीय सेना के सीडीएस थे। और फिर भी ऐसे समय में जब उनकी आज मृत्यु हुई है, तो श्रद्धांजलि देने के बजाय कुछ लोग खुश हो रहे हैं। दुनिया के शायद ही किसी देश में ऐसा होता होगा जहां खून में लिपटे और मौत के करीब खड़े किसी इंसान की तस्वीरों को लोकप्रियता बटोरने के लिए या अपना एजेंडा चलाने के लिए इस तरह शेयर किया जाता हो। आप याद करके देखिए, जब अमेरिका में 9/11 की घटना हुई थी, वहां तो उनके हजारों सिविलियंस, नागरिक मारे गए थे। उन नागरिकों की भी आपके पास आज एक भी तस्वीर नहीं होगी कि वो घायल अवस्था में कैसे दिखते थे। उस समय उनके मीडिया ने, वहां के लोगों ने एक भी तस्वीर सोशल मीडिया पर या टीवी पर नहीं दिखाई जिसमें आपको कोई शव दिखाई दे रहा हो, क्षत विक्षत कोई शव या कोई बॉडी आपको दिख रही हो, खून भी नहीं दिख रहा। लेकिन हमारे देश में क्या है, आज आपने देख लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बिपिन रावत कोई आम इंसान नहीं, बल्कि देश के लिए कई मेडल्स जीतने वाले, देश की रक्षा करने वाले एक ऐसे सैनिक थे जिनके नाम से पाकिस्तान कांपता था। एक ऐसे सैनिक जिसने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाने की हिम्मत दिखाई। एक ऐसे सैनिक जिनकी रणनीति देखकर चीन के भी पसीने छूट जाते थे। बावजूद इसके आज हमारे देश के कुछ लोग एक शानदार सैनिक को उसके हिस्से का सम्मान देने से चूक रहे हैं। और सोचिए, ये वो लोग हैं जो चीन के समर्थक माने जाते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं। ये वो लोग हैं, जब हमारा चीन के साथ संघर्ष होता है तो ये भारत का नहीं, चीन का साथ देते हैं। जब पाकिस्तान से संघर्ष होता है तो हमारा नहीं, पाकिस्तान का साथ देते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती कर लीजिए। आज वो लोग जनरल बिपिन रावत की इस दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर खुश हो रहे हैं। जनरल रावत ने अपने करियर की शुरुआत गोरखा रेजिमेंट के साथ की थी, जिसका आदर्श वाक्य है, बेटर टू डाई देन लिव लाइक अ कॉवर्ड, यानी एक कायर की तरह जीने से अच्छा है मौत को गले लगाना। और सोचिए, आज ये ऐसा सोल्जर है जो इसी तरह वर्दी में गया, काम करते करते गया। बिपिन रावत खुद एक ऐसे सैनिक थे जिन्हें अपनी नहीं बल्कि हमेशा अपने देश की फिक्र रहती थी। लेकिन आज हमारे ही देश के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु का मजाक बनाया और मीडिया संस्थान इस जल्दबाजी में दिखे कि वो उनके निधन की खबर को सबसे पहले ब्रेक कैसे करें। उनकी मृत्यु पर उनकी हंसी उड़ाने वाले ये भूल गए कि वो किसी दुश्मन देश के नहीं बल्कि उनके अपने देश भारत के सीडीएस थे। वो उन्हीं सेनाओं के प्रमुख थे जो आपकी और आपके परिवार की रक्षा के लिए दिन रात जुटी रहती है।
लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों ने विरोध के नाम पर अपनी विचारधारा को ही सबसे बड़े हथियार में बदल दिया और वो देश के इतने बड़े सैनिक की शहादत पर भी तालियां बजाने से चूके नहीं। ऐसे ही लोगों ने आज ट्विटर पर लिखा, सोशल मीडिया पर लिखा कि यह दुर्घटना जनरल रावत के कर्मों का फल है। हैशटैग कर्मा आज भारत में ट्रेंड कर रहा था। इसी हैशटैग के साथ कुछ लोग मुस्कुराहट वाले, हंसने वाले इमोजीज लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे और ये कुछ खास विचारधारा के लोग थे, कुछ खास नाम वाले लोग थे। मैं यहां उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये लोग कौन थे। लेकिन हमें लगता है ये लोग जनरल रावत का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि अपनी कायरता का सबूत दे रहे थे। आज हर एक सच्चे भारतीय का दिल दुखी है, क्योंकि हमने एक ऐसा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ खोया है जो भारतीय सेना के दुनिया की सबसे ताकतवर और आधुनिक सेना बनाने में जी जान से जुटा हुआ था। इसलिए आज हम आप सब की तरफ से जनरल बिपिन रावत को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और उनके परिवार को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि संकट की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। I am proud of the uniform that I wear, which is olive green. हर एक जवानों से बताना चाहूँगा कि ऑलिव ग्रीन का सिर्फ एक ही रंग होता है और वो है ऑलिव ग्रीन, उसमें कोई शेड्स नहीं होते। हम सब एक हैं, हम सब में टीम वर्क होना चाहिए। दुर्घटना के समय यह हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के पायलट पृथ्वी सिंह चौहान उड़ा रहे थे। उन्होंने वर्ष 2002 में वायुसेना ज्वाइन की थी और उनके लंबे और शानदार अनुभव को देखते हुए उन्हें वर्ष 2015 में विंग कमांडर बनाया गया था। यानी उन्हें कुल 19 वर्षों का अनुभव था और वो खतरनाक से खतरनाक लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद वो इस हेलीकॉप्टर को क्रैश होने से बचा नहीं पाए। इस दुर्घटना में केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जान बची है, बाकी कोई नहीं बचा। उन्हें इसी वर्ष 15 अगस्त को शीर्ष शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने वर्ष 2020 में तेजस लड़ाकू विमान को क्रैश होने से बचा लिया था। हालांकि इस बार वो इस क्रैश को बचा नहीं सके। जनरल बिपिन रावत का इस तरह असमय चले जाना पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और मैं आपको बता नहीं सकता कि इस समय मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। 10 दिसंबर को यानी 2 दिन बाद, आज 8 तारीख है और 10 तारीख को जी न्यूज के और वियोन चैनल के एक इवेंट में जनरल बिपिन रावत हिस्सा लेने वाले थे। 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर हम एक बहुत बड़ा समिट कर रहे थे। जी न्यूज एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने वाला था जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी आने वाले थे और उसके इनविटेशन कार्ड्स भी छप चुके थे। उसका इनविटेशन कार्ड इस समय आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। ये एक हमारा आयोजन था जो 10 तारीख को होना था और इस कार्यक्रम में जनरल रावत ने हमसे यह वादा किया था कि वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आएंगे और वो हमारे साथ रहेंगे। हम उनके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, उनसे क्या सवाल पूछे जाएं इस पर लगातार चर्चा कर रहे थे। 1-2 बार बीच में टाइम बदला गया क्योंकि उन्होंने उस दिन कहा कि उन्हें शायद भारत के राष्ट्रपति ने उस दिन उन्हें किसी मीटिंग के लिए बुलाया है, तो टाइम भी हमने एक बार बदला। लेकिन किसी ने शायद कल्पना नहीं की थी, सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके ऑफिस को सवालों की सूची भेजने से 48 घंटे पहले हमें इस दुखद हादसे की खबर मिलेगी और फिर यह खबर हमें पूरे देश को सुनानी पड़ेगी। तो कहां तो मैं उनके इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था क्योंकि यह इंटरव्यू मुझे करना था, उनका साक्षात्कार मुझे करना था। कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर चुका था, सवाल बना रहा था और सोच रहा था कि 10 तारीख की सुबह 10 बजे उनसे हमें समय मिला था और हम उनका एक इंटरव्यू करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन
उससे सिर्फ 2 दिन पहले आज मैं उनकी मृत्यु का समाचार आपको सुना रहा हूं। यही जीवन है। अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले जनरल रावत ने दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे से सावधान किया था। उन्होंने दिल्ली में स्थित एक कार्यक्रम में कहा था कि दुनिया को अब बायोलॉजिकल वॉर यानी जैविक हथियारों की वजह से होने वाले युद्ध से, जैविक युद्ध से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। कोरोना वायरस को भी एक जैविक हथियार माना जाता है, जिसकी वजह से दुनिया को आर्थिक नुकसान तो हुआ, साथ ही 50 लाख लोग भी इसकी वजह से मर चुके हैं। जाते जाते जनरल रावत कैसे दुनिया को एक बड़े खतरे से सावधान करके गए, वो भी आज आपको सुनना चाहिए। शायद ये उनका आखिरी लेक्चर था। The other issue that I wish to highlight is that is this also becoming the new kind of warfare? This is the future warfare, and that biological warfare is somehow beginning to take shape. Then once again, I think we amongst our BIMSTEC nations need to act together and strengthen our effort to make sure that our nations do not get affected by such kind of disease, virus, and we must be able to protect ourselves from any such thing happening. इस समय का लेटेस्ट अपडेट यह है कि जनरल रावत का अंतिम संस्कार 10 दिसंबर को दिल्ली कैंट में किया जाएगा। यह वही तारीख है जिस दिन वो जी न्यूज़ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले थे। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जीवन का कुछ पता नहीं, मृत्यु समय पर आती है, मृत्यु का समय निर्धारित होता है और मृत्यु जानती है कि कब किसे लेकर जाना है। और हम लोग प्लानिंग करते रह जाते हैं, योजनाएं बनाते रह जाते हैं, आयोजन करते रह जाते हैं। ये 10 तारीख वो तारीख है जिस दिन हमने अपना ये आयोजन रखा था और जनरल रावत ने हमें ये समय दिया था। और अब 10 तारीख को, उसी 10 तारीख को जिस दिन ये फंक्शन होना था जो आपकी स्क्रीन पर है, अब 10 तारीख को उसकी बजाय जनरल रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा और हम उनके अंतिम संस्कार के बारे में सारी खबरें आपको देंगे। मैं उनका इंटरव्यू करने की बजाय उनके मृत्यु के बारे में आपको समाचार दूंगा। ये जीवन है और ये जीवन कई बार आपको अलग अलग तरीके से बहुत लेसन्स देकर जाता है, बहुत कुछ सिखा कर जाता है। इस दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के अलावा सेना के जिन अफसरों और सैनिकों की मृत्यु हुई है, हम आज आप सब की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उन सब की तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। इनके परिवारों की क्या स्थिति होगी, आप अंदाजा लगाइए। तो हम इन तमाम शहीदों को आज आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। जब जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था, तब उन्होंने कहा था कि कुछ काम हमेशा अधूरे रह जाते हैं और फिर उसे कोई और आकर पूरा करता है। जनरल रावत बहुत तेजी से सेना को आधुनिक बनाने में जुटे थे और वो ये मानते थे कि आने वाले समय में भारत को 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ना होगा, यानी पाकिस्तान और चीन के साथ साथ भारत को अंदरूनी दुश्मनों से भी युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन आज भारत की नई रक्षा नीति के रणनीतिकार हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए आज आपको भी सुनना चाहिए कि देश का सर्वोच्च सेनापति अपनी भूमिका को लेकर क्या सोच रखता था। देखिए, सोच तो बहुत बड़ी होती है, तो जरूर ऐसे काम होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अधूरे काम ऐसा होता है कि उसके बारे में कुछ शुरुआत कर दी जाती है और आगे जो ओहदा संभालते हैं, आगे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते रहेंगे, उनके ऊपर भी जिम्मेवारी बनती है कि उस कार्यकाल को आगे ले जाना और उसका समापन करना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.